हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 17 जून। ठीक है, 17 जून 2023 डेली करंट अफेयर की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैप के साथ डेली करंट अफेयर का वीडियो। इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज होगा मैं उसको यहाँ बताऊँगा, जो लोकेशन होगी उनको मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CSKCM क्लासेज में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिंद महासागर के अरब सागर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ना, वो उस क्वेश्चन में आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर की बात हो रही है, हिंद महासागर के अरब सागर में। ठीक है, जो अरब सागर पड़ता है वो हिंद महासागर का भाग होता है। जैसे कि देखिए मैं अगर दिखाता हूँ, एक रफली मैप बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है। ठीक है, तो ये सुंदर भारत के ये पूरा जो हिस्सा होता है वो हिंद महासागर का होता है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ इधर अरब सागर की। ठीक है, इधर तो होती है बंगाल की खाड़ी, इधर होता है अरब सागर, तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न में क्या है, हिंद महासागर के अरब सागर में आया बिपोरजय चक्रवात। आप लोग सब लोग इसका नाम सुने होंगे, बिपोरजय चक्रवात का। बहुत ही भयावह चक्रवात है। तो इसके लैंडफॉल से गुजरात और राजस्थान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। और इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न तो ये है कि आपको ये पता चल गया कि ये अरब सागर में आया है। ठीक है, और ये हिंद महासागर में अरब सागर पड़ता है और इसका नाम है बिपोरजय। और ये गुजरात और राजस्थान को क्षति ज़्यादा पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके चपेट में ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका तो कौन नामकरण किया है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इस बांग्लादेश ने इसको बिपोरजय नाम दिया है। ठीक है, बिपोरजय एक बंगाली शब्द है। ठीक है, बिपोरजय एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है तबाही या आपदा। ठीक है, कह सकते हैं इसको एक डिजास्टर। इसका अर्थ जो होता है बिपोरजय का डिजास्टर होता है और ये एक बंगाली शब्द है। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है शब्द लैंडफॉल। लैंडफॉल क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मैप है। ये है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। यहाँ से जो है बिपोरजय जो चक्रवात है वो तेजी से बढ़ा, जैसे लग रहा था कि ये महाराष्ट्र को हिट करेगा, लेकिन महाराष्ट्र को ये छोड़ते हुए ये गुजरात के नॉर्थ वाले हिस्से को हिट किया है। बहुत बुरी तरह से हिट किया है इसको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजरात के नॉर्थ वाले हिस्से को हिट किया है। और इधर ये कराची, पाकिस्तान जो कराची, उसको भी थोड़ा प्रभावित किया है, लेकिन गुजरात को ये बहुत बुरी तरह से हिट किया है। और देखिए ये हिट करते हुए आगे बढ़ा है, ये राजस्थान की तरफ गया। इसका प्रभाव यहाँ पे नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में, ठीक है, देखने को मिला है। ठीक है, और मैं आप बता दूं लैंडफॉल क्या होता है। जब ये फॉर्मेशन होता है चक्रवात का समुद्र में, ठीक है, समुद्र में फॉर्मेशन होने के बाद, बनने के बाद, ये जब तेजी से 120-30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जब लैंड की तरफ यानी भूमि की तरफ बढ़ते हैं और ये जब भूमि से टकराते हैं, ठीक है, तो उसी को लैंडफॉल कहते हैं। ठीक है, जब ये तेजी से जाके भूमि तट से टकरा जाते हैं और उसके बाद भारी बारिश और बहुत ही तेज हवा चलने लगती है, तो उसी को लैंडफॉल कहते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था चक्रवात बिपोरजय। और मैं अगर कुछ और चक्रवात की बात करूँ आपको जो हाल ही में आए हुए थे, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश को एक चक्रवात प्रभावित किया था यहाँ पे, सितरंग नाम का। ठीक है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। असनी भी बंगाल की खाड़ी में आया था। और मैंडूस करके एक चक्रवात आया था जो तमिलनाडु और चेन्नई की तट पे आया था, वो भी बंगाल की खाड़ी में आया था। एक है नैल्गे पैंग करके चक्रवात आया था जो फिलीपींस में आया था। ठीक है, और एक जूलिया करके चक्रवात आया था। ठीक है, जूलिया जो मध्य अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये मध्य अमेरिका का भाग है। तो यहाँ पे जूलिया चक्रवात एक आया था। ठीक है, और एक बम चक्रवात आया था जिसे उस उधर हरिकेन कहते हैं। तो बम चक्रवात कनाडा और अमेरिका को प्रभावित किया था। और एक आया था बोनी चक्रवात जो मैक्सिको को प्रभावित किया था। तीन चक्रवातों को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अभी हाल ही में कब विश्व पवन दिवस यानी कि वर्ल्ड विंड डे, या इसे हम कहते हैं ग्लोबली विंड डे, ठीक है, वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 15 जून। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व पवन दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का जो आकार है, आकार मतलब कह सकते हैं इसका स्टोरेज जो है भारत में बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी उत्पादन भारत में बढ़ रही है। अभी तक भारत ने
15 गीगावाट घरेलू पवन ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है। ठीक है, ये एक तरफ आत्मनिर्भर की तरफ भारत जा रहा है पवन ऊर्जा के मामले में। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 2030 तक, ठीक है, जैसे कि पवन ऊर्जा क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी उसे कहते हैं जिसको फिर से दोबारा जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोयला अगर ख़त्म हो गया तो इसे इसको दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम ख़त्म हो गया तो इसको दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता। तो ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, और रिन्यूएबल वो हैं जो जैसे पवन हो गया, हवा हो गई, यानी कि जल हो गया। ठीक है, तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी, इनको दोबारा जनरेट किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि 2030 तक जो नॉन रिन्यूएबल यानी गैर जीवाश्म है, जो ट्रेडिशनल ईंधन है, जैसे कि कोयला हुआ, तेल हुआ, ठीक है, इनसे जो बिजली उत्पादित की जा रही थी उनके हिस्से में कटौती करके, ठीक है, अब 50% हिस्से में क्या किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादित बिजली की जाएगी। ठीक है, तो इसमें पवन ऊर्जा का बहुत ही अहम रोल होने वाला है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। आगे चले, अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्देश्य क्या है? क्या बच्चियों के पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना? नहीं। क्या हो रहे जो भ्रूण हत्याएं कर दी जाती है बच्चियों का, ठीक है, माँ के पेट में ही उनको मार दिया जाता है, तो क्या उससे संबंधित है? नहीं। समाज में क्या लड़के लड़कियों में समानता की भावना को बढ़ाने से संबंधित है? ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि 11 से 14 वर्ष की बच्चियों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना इसका उद्देश्य कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का। ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का क्या उद्देश्य है कि जो 11 से 14 वर्ष की बच्चियां हैं उनको पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए। ठीक है, 11 से 14 वर्ष की क्यों? क्योंकि इस एज डिफरेंस में बहुत सी जो स्टूडेंट्स होती, गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं। ठीक है, तो उनको फिर से स्कूल में फिर से एडमिशन दिलाया जाएगा और उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, यही इस उत्सव का उद्देश्य है। आगे चलें, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 9वां, कौन से नंबर का? 9वें नंबर का इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो इस समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई प्रश्न आपको मिल गया होगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस बार कौन सा मनाया जाएगा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हो रहा है? तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे? ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये है अमेरिका, और यहाँ पे दिखेगा न्यूयॉर्क आपको। ठीक है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा ये जो कनाडा वाला हिस्सा है, ये कनाडा का हिस्सा है पूरा। ठीक है, इधर अभी आग लग गई थी कनाडा के जंगल में। ठीक है, जब कनाडा के जंगल में आग लगी थी तो वहाँ से धुआं जो है न्यूयॉर्क की तरफ आया था, और न्यूयॉर्क को एक समय पे, उस समय पे बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी बन गया था। वहाँ पे धुंध बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, बादल बहुत ही ख़राब हो गए थे, हवा बहुत ही ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो कनाडा के जंगल में आग लगी थी इसका प्रभाव आपको यूरोप तरफ भी देखने को मिला था। ठीक है, तो कनाडा के ये आपके पूर्वी साइड में आग लगी थी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या आता है? फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, तो फीफा के जो महासचिव पद पे नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है ये आपको बताना है। ये है वो पहली महिला, इनका नाम क्या है ये आपको बताना। तो इनका नाम है फातिमा समौरा। ये है फातिमा समौरा और ये है सेनेगल की। ठीक है, सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की है फातिमा समौरा, और ये अभी नियुक्ति नहीं हुई है, मैं इसको बता दूं आपको, ये बहुत ही पहले इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ये पहली महिला थी जो फीफा के महासचिव पद पर पहुंची थी, और ये पहली गैर यूरोपीय महिला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, गैर यूरोपीय का मतलब यही कि यूरोप से ये बिलोंग नहीं करती हैं। तो ये इनका नाम है फातिमा समौरा, और ये अभी रिटायर्ड होने वाली हैं जैसे इस साल के लास्ट में ये रिटायर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको हटा दिया जाएगा, इसलिए चर्चा में थी, तो मैं इनको बता दिया कि फातिमा समौरा क्या है, फीफा के महासचिव पद के पे नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो और जो ऑप्शन में है उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पहले। मैनुअल रोका बोटे, ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, मैनुएला रोका बोटे।
सना रामचंद्र गुलबानी की बात करें तो ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं। और डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। ओके, तो मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि जो समौरा जी हैं वो सेनेगल की हैं। और सेनेगल कहाँ पड़ता है, ये देखिए अपना सुंदर भारत, इसके साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये पूरा दिखेगा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। इधर है हिंद महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो शेप होती है वो ऐसा आकार की होती है। ओके, तो यहाँ पे दिखेगा आपको सेनेगल, यहाँ पे दिखेगा सेनेगल। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेनेगल। ये देखिए इसकी राजधानी है डकार, सेनेगल की राजधानी डकार है। इसके नॉर्थ में मारिटानिया दिखेगा और साउथ में गिनिया बिसाऊ दिखेगा। ठीक है, और इधर गिनिया है, इधर सियरा लियोन है, इधर लाइबेरिया है, इधर माली है। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखेंगे सेनेगल जो बाउंड्री बनाता है वो अटलांटिक महासागर से बनाता है। और अगर इक्वेटोरियल गिनिया की बात करें तो इक्वेटोरियल गिनिया यहाँ पे आपको दिखेगा। और मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ देखिए ये अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया, इसकी राजधानी है मलाबो। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो फीफा है उसका हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिख सिटी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और देखिए वो तो महासचिव थी समौरा जी। अब प्रेसिडेंट जो अगर इसका पूछे कि अध्यक्ष कौन है तो गियानी इन्फेनेंटिनो करके हैं, ये उनके अध्यक्ष हैं फीफा के, गियानी इन्फेनेंटिनो। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में नासा के कैसनी सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है उसका नाम है कैसनी और इसको नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। कैसनी यानी कि शनि ग्रह के सिस्टम को समझने के लिए। तो अभी हाल ही में नासा कैसनी सैटेलाइट द्वारा किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा पर फास्फोरस नामक महत्वपूर्ण तत्व की खोज की गई है। अभी मैं आपको बताया क्वेश्चन में कि कैसनी को भेजा गया था शनि ग्रह के सिस्टम को समझने के लिए, उसके आसपास क्या स्थिति है उसको समझने के लिए। तो इसका सही जवाब है शनि। शनि पे फास्फोरस नामक एक महत्वपूर्ण तत्व की खोज की गई है। और मैं शनि की लोकेशन की बात करूँ तो ये देखिए सूर्य है। ठीक है, और यहाँ सबसे इसके करीब में आपको बुध दिखेगा, मरकरी जिसे बोलते हैं। उसके बाद दिखेगा वेनस यानी कि जिसको शुक्र बोलते हैं। उसके बाद दिखेगा पृथ्वी दिखेगी जिसको हम अर्थ बोलते हैं, आप तो पता ही है। उसके बाद मंगल है। ठीक है, फिर जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट दिखेगा आपको। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों का ये समूह होता है। इसके बाद दिखेगा आपको शनि। ओके, ये है शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो एक छल्लेदार आकृति ग्रहण किया। ठीक है, इसके जो वातावरण में दिखेगा आपको छल्लेदार नुमा संरचना दिखेगी। ठीक है, तो शनि ग्रह पे फास्फोरस नामक तत्व की खोज की गई है। ओके, आगे चलें तो अगर फास्फोरस की बात करें तो जिसकी परमाणु संख्या क्या कितनी है, ये 15 होती है। ठीक है, और ये एक रंगहीन अपारदर्शी और अपारदर्शी अर्धपारदर्शी एक तत्व होता है। इसका जो मूल रूप है, जैसे मूल कहने का मतलब ये जो है आपके डीएनए आरएनए, आपके हड्डियों में, ठीक है, दांतों में, कई तरह के भागों में, शरीर के अनेक भागों में ये फास्फोरस नामक तत्व पाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो ये जब शनि ग्रह पे पाया गया, ये शनि ग्रह पे पाया गया है। ठीक है, एक बर्फीले जल में, ठीक है, वहाँ पाया गया, उसके अंश में पाया गया। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये फास्फोरस पाया गया तो इस तरह की संरचनाएं, यानी कि मनुष्य जैसी संरचना, ये जीव जैसी कोई संरचना या जीवित कोई संरचना वहाँ पे अवश्य हो सकती है, क्योंकि फास्फोरस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे चलें। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस राज्य में की गई है। प्राकृतिक मेहराब को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल आर्क। ठीक है, नेचुरल आर्क इसे बोलते हैं। ये देखिए आर्क जैसी संरचना है, आर्क जैसी संरचना है। और इसी की बात की जा रही है कि भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस राज्य में की गई है। हालांकि इस तरह की संरचना आपको अगर मैन मेड देखने को मिलेगा तो बहुत सारा दिख जाएगा, लेकिन ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल, नेचर ने इसको बनाया। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो जीएसआई यानी कि भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने उड़ीसा में मिले, जैसे उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ इलाका है, यहाँ पे उड़ीसा, इसके सुंदरगढ़ इलाके में ये मिला है और इसे जियो हेरिटेज टैग देने की बात कर रहा है जीएसआई, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कह रहा है इसे जियो हेरिटेज टैग देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस राज्य में की गई है, तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में की गई है। और उड़ीसा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा यहाँ पे दिख रहा है। और उड़ीसा के बालासोर में अभी हाल ही में ट्रेन दुर्घटना हुई थी जहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। अभी हाल ही में एडिबल ऑयल
एडिबल ऑयल किसे कहते हैं? जो खाद्य तेल होते हैं उन्हें एडिबल ऑयल कहा जाता है। रिफाइंड जैसे कि रिफाइंड हो गया, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी ऑयल हो गया, तो इनके आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की कमी की गई ये आपको बताना है। देखिए एडिबल ऑयल की जब आयात शुल्क में कमी की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल मंगाएंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापारी वो तेल मंगाएंगे तो मार्केट में इस तेल की जो खाद्य तेल है उनकी कीमतें थोड़ी बहुत तो गिर जाएंगी, यानी कि कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कितने परसेंट कमी की गई? तो 5% की कमी की गई है। पहले ये 17.5% हुआ करता था, जब 5% की कमी की गई तो ये 12.5% अब हो गया है आयात शुल्क। ठीक है, आगे चलें। तो ये देखिए हम एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल के जो मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और इसके आयात पर 5% शुल्क की कमी की गई है। ठीक है, सेंटर कट्स रिफाइंड सोया ऑयल सनफ्लावर ऑयल ड्यूटी 12.5%, यानी कि 5% कम करने के बाद ये 12.5% हो गया है। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर कुछ और सुधार कराना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देखिए अगर ये क्लास ऐसे चलती रहती है, हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, तो अगर मैं आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं इससे अभी अच्छे तरीके से कंटेंट लाऊंगा, पेश करूंगा आपके सामने और आपको वो एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।